बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय के लिए मॉडल पेपर इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर करेंगे जैसा कि आपके एग्जाम में पेपर आता है। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग पूरा करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपका मेंटल एबिलिटी, 20 मैथमेटिक्स और 20 लैंग्वेज, कुल मिला के 80 क्वेश्चन, 100 नंबर। आपको पता है बेटा 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। ध्यान रखना, मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम निकाल पाओगे, वरना फिर बेटा दिक्कत जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट दे लो। तो खूब सारी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर है, जो कि इसमें दोनों मीडियम मैंने इंक्लूड किए हैं। मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें अभी दिखाता हूँ, जैसे ये यही क्वेश्चन देखो, पहला ही मैथ्स का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसी तरीके से जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसको मैं अलग अलग करा दूंगा, लेकिन इसी वीडियो में कराऊंगा, है ना। तो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। आपको बताते चलूं कि हमारा नया बैच 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन आपके घर में अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 17 तारीख से ज्वाइन हो सकते हैं न्यू बैच में 2025 के लिए। ये तो 2024 का एग्जाम होने जा ही रहा है। अगले बैच के लिए आप 17 तारीख से ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, बैचेस के बारे में जानकारी के लिए, दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट दिस नंबर। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सअप अस टू एट 6260388361। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बढ़ते हैं आगे बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने इस मॉडल पेपर को। और जैसे ये तीनों सेक्शन है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मेंटल एबिलिटी से शुरुआत करते हैं। मैथ्स करेंगे, वैसे इस स्लाइड में मैथ्स पहले है, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं मेंटल एबिलिटी से। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, और ये लगातार यूट्यूब में मैं सीरीज चला रहा हूं, तो बहुत सारे मॉडल पेपर्स में डाल चुका हूं, लगातार मॉडल पेपर्स डालते जा रहा हूं। तो आपको आंख बंद करके बेटा इस सीरीज को फॉलो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फॉलो कर लिया अच्छे से तो यकीन मानो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर ही जाओगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब इधर उधर भागोगे ज़्यादा, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम दोगे या फिर फालतू टाइम बर्बाद करोगे, तो फिर होने वाला नहीं है। इसीलिए फोकस करके और जो बता रहा हूँ उतना करते जाओ। मेंटल एबिलिटी का पहला सवाल देखो, ऑड मैन आउट मतलब पहला सवाल देखो, ये रहा। इसमें क्या है कि चारों फिगर्स में से एक को अलग छांटना है कि कौन सबसे अलग है। ये देख लो आप, ये इंटरनेट का सिंबल है, ये मैसेज का सिंबल है, इंटरनेट का सिंबल है, ये भी मैसेज का सिंबल है, कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ देखो ये पृथ्वी का सिंबल है और ये हेडफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये चिट्ठी पत्री, पोस्ट बॉक्स का सिंबल है। तो यानी कि ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। कम्युनिकेशन है कि संचार से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने से रिलेटेड। बी वाला ये पृथ्वी है, यानी कि ये हमारी धरती माता है, तो ये सबसे अलग है ना। आप ये मत समझ लेना कि ये तीनों में ये पृथ्वी ऐसा दिख रहा है तो ये वाला सबसे अलग हो जाएगा, इसमें गलती कर जाते हो। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, डी है तो चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी, डी कौन से नंबर पे आता है, डी आता है आपका चौथे नंबर पे, तो डी चौथे नंबर पे आता है इसलिए चतुर्भुज है। सी तीसरे नंबर पे आता है इसलिए त्रिभुज है। और उसके बाद ई पांचवें नंबर पे आता है इसलिए पंचभुज है। ये गलत है, ये जोड़ा जो है वो सही नहीं दिख रहा है, ये सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट देखो, प्लस माइनस गुणा भाग। अच्छा, तो प्लस माइनस गुणा भाग एक ऑर्डर में है, और इसमें देखा जाए अगर तो प्लस माइनस गुणा भाग ये भी एक ऑर्डर में है, प्लस माइनस गुणा भाग एक ऑर्डर में है। लेकिन यहां देखा जाए तो प्लस के बाद भाग आ गया है, तो ये गलत हो गया, ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, मतलब ये सबसे अलग है इन सभी दिए गए फिगर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इसमें क्या है बेटा, इसमें ये जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ये देखो, ये स्टैम्प हो गए, स्टैम्प सारे हो गए, ये बॉल हो गया और ये हमारा बैट हो गया, ये तो गिल्ली डंडा है ना, तो ये तो सबसे अलग हो गया, सी ऑप्शन हो गया अलग। अब सिमिलर फिगर में क्या ही बताना, तुम्हें पता है बेटा कि सिमिलर फिगर में हमको करना क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है उसको मिलाना होता है ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है ना। तो यहां देखो, अगर इसमें देखें तो सीधा सीधा डी ऑप्शन सही दिख रहा है बेटा, इसमें क्या ही देखना, इसमें कुछ खास होता नहीं है। तो ये झोली भरने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको तो छोड़ के नहीं आना है किसी भी हाल में। वैसे छोड़ना तो किसी क्वेश्चन को नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं जब भी बच्चों को बताता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता हूँ, तो मैं बोलता हूँ बेटा सबसे पहले तुम सिमिलर फिगर कर लो, समझे।
जैसे कि मान लो अगर फील्ड में बैट्समैन ने पहले ही जाते जाते 4 बॉल पे 4 छक्के लगा दिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही यार सिमिलर फिगर तो तुम्हारे हो ही जाने हैं, तुमको पता है बेटा। तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा थोड़ा रहेगा कि चलो यार चार क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पड़ गए, अब धीरे धीरे हम सब कर जाएंगे। तो शुरू में सबसे पहले सिमिलर फिगर ही कर लिया करो, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा बताना, से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। बी ऑप्शन इसमें भी सिमिलर दिख रहा है, इसमें देख लो वैसे ही सेम चीज़ सब कुछ देखना है इसमें कि क्या मैच कर रहा है। यहाँ देखो ये तो गलत हो गया, ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये दोनों ही खत्म। और उसके बाद बचा क्या हमारे पास, ए बचा है, डी बचा है। ए में ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो भाई खत्म। तो यानी सिमिलर फिगर खत्म। अब आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न में हमको एक डिब्बा इधर देखो, एक बॉक्स इधर खाली है, इसी को भरना है। तो इसको कैसे भरोगे, इसको कैसे भरोगे बेटा, देखो इसको भरना ऐसे है कि सबसे पहले तो ये लाइन मिलाओ। ये लाइन किस में है, इसमें है ये लाइन ऑप्शन ए में। बी में यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, नहीं है। सी में यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, वो नहीं है। डी में है, ठीक है, यानी कि डी या ए हो सकता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर है ना, तो इधर भी यहाँ एक कॉर्नर आएगा। तो इस तरह का कॉर्नर डी ऑप्शन में है, इधर देखोगे तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा पैटर्न तो इस तरह की डिजाइन इधर बनेगी, इधर बनेगी और इधर एक ऐसे गोला, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। डिजाइन को कंप्लीट करना है, थोड़ी बहुत समझ डेवलप कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस ही कुल चीज है इसमें। ऐसा अगर तुम सोचो कि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के चल जाओ और सारा कर ले तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तो प्रैक्टिस करते रहो। ये देखो, इसमें ऊपर काला है तो यहाँ भी ऊपर काला आएगा और नीचे सफेद। तो ऊपर काला नीचे सफेद, ये हो गया ऊपर काला और नीचे ये सफेद है, तो डी ऑप्शन हो गया। ये देखो एक ऑर्डर में घूम रहा है, ऐसे है, यहाँ पे ऐसे होगा, तभी तो यहाँ ऐसे है, तो ये ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन देखो, सिंपल 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 चीजों को देखोगे, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। कहीं एक लाइन दिख रहा है उसको ट्रेस करो, कहीं एक पॉइंट दिख रहा है उसको ट्रेस करो। मैं बार बार कहता हूं कि कोई एक पॉइंट, एक लाइन को पकड़ लो जो ज्यादा विजिबल है, जो ज्यादा दिख रहा है, तो बहुत आसानी से कर लोगे। वरना फिर उसमें तुम घूमते रह जाओगे, सारा यहाँ बनाते रह जाओगे, डिजाइन बनाते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा। तो डिजाइन हम यहाँ डिजाइन बनाने नहीं आए बेटा, हमको बस आंसर लेके आना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे बस एक चीज जो उसमें सबसे जो दिखने वाली चीज है, सबसे प्रोमिनेंट चीज है ना, उसको देखो कि किधर ये डायरेक्शन, जैसे इसमें डायरेक्शन दिख रहा है तो इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, इधर हो जाएगा, है कि नहीं। ए ऑप्शन हो गया। आ जाओ सीरीज पे चलते हैं, मेंटल एबिलिटी का चौथा पार्ट, सीरीज श्रृंखला। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, ये जो गोला है सर्कल, वो यहाँ आया है, फिर नीचे आ गया, तीसरे वाले में यहाँ आ गया। अब या तो ये एकदम ऊपर चला जाएगा, या तो यहां से ये बीच में जाएगा, दो ही पोजीशन पे जा सकता है, या तो ऊपर या यहां बीच में। तो दो पोजीशन में जा सकता है, तो डी तो वैसे ही खत्म हो गया, है कि नहीं। प्लस के बारे में देखते हैं, प्लस पहले यहां है, फिर इधर आ गया, फिर यहां से इधर आ गया, फिर यहां से इधर जाएगा, यानी प्लस का पोजीशन ये है बेटा। अब देख लो भाई, प्लस प्लस से ही हमारा काम चल गया। सी ऑप्शन हो गया कि प्लस का पोजीशन ये है और कहीं भी इसके अलावा प्लस का पोजीशन यहां है नहीं, है कि नहीं। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न है, देखते हैं। जो अंदर ट्रायंगल है वो सबसे बाहर चला जा रहा है कि नहीं, और अंदर वाला जो सिंबल है वो बदल जा रहा है। @ है तो स्टार हो गया, स्टार के बाद ये एंड हो गया, समझे। तो अब ये जो अंदर वाला सिंबल है वो बाहर चला गया तो सर्कल बन गया। ये अंदर वाला सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर स्क्वायर। ये जब बाहर जाएगा तो ऐसे स्क्वायर बाहर हो जाएगा, उसके अंदर सर्कल और उसके अंदर ट्रायंगल। स्क्वायर बाहर, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, बी ऑप्शन हो गया। इसमें सिंबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही चीज से काम चल गया। तो कभी कभी एक ही चीज से काम चल जाएगा, कोई एक चीज पकड़ो उससे काम हमारा निकल जाएगा। कभी कभी नहीं होता है तो 2-3 चीज को और आगे बढ़ते हैं और आगे ट्रेस करते हैं। ये देखो यहाँ, ये सबसे पहले तो ये फिगर देखो ऐसा है, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये ऐसे हो गया, फिर इसको रोटेट कर दिया तो फिर ये ऐसे पड़ा हुआ हो गया, फिर ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ना, डी की तरह दिखेगा। तो डी की तरह दिखेगा, या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। बी और सी तो खत्म हो गया पहले ही, क्योंकि ये दिखेगा ऐसा। अब समझना बात, जब इसको हमने ऐसा रोटेट किया तो इस भरे हुए भाग को अंदर इधर की तरफ कर दिया, यानी ये भाग हो गया। अब इसको फिर ऐसे रोटेट किया तो ये भाग इधर चला जा रहा है अंदर, तो ये हो गया। फिर ऐसे इधर रोटेट करोगे बेटा तो ये जो भाग है वो ऊपर वाला भर जाएगा, सबसे ऊपर वाला। इसका पोजीशन देखना, इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ये जो चीज है ना भरा हुआ भाग, इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो डी ऑप्शन हो गया इसमें सही। नेक्स्ट देखो, ए बी, बी जे सी डी। सबसे पहली बात तो भाई ए बी सी, तो यहाँ पे डी आएगा, पक्की बात,
ठीक, तो अगर यहाँ डी आएगा तो ई का क्या काम है, ई हटा दिया हमने, यहाँ भी ई हटा दिया, अब ये डी बचा, ये भी डी बचा। अब देखते हैं आगे, अब आगे बात करते हैं। वही मैंने कहा ना, कभी कभी एक चीज से काम चल जाता है, नहीं होता है तो फिर अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। बी के नीचे 2 है, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी लिखोगे तो बी के नीचे 2 आएगा। उसी तरीके से जे के नीचे 10 आ गया, आई का 9, जे का 10, और ये डी के नीचे क्या आ जाएगा फिर बोलो? डी, सॉरी हाँ, डी के नीचे क्या आ जाएगा? डी के नीचे 4 आ गया। उसके बाद ए बी सी डी के बाद ए बी सी और फिर यहाँ पे डी आएगा। तो डी तो आएगा, ठीक है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, लेकिन दोनों जगह ई भी है। ई के नीचे क्या आना चाहिए बताओ? ई के नीचे देखो, 1 2 3 4, तो ई के नीचे 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ई के नीचे 6 है, तो ये खत्म हो गया, बी ऑप्शन बचा। यही इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एक करके हटाते जाना, जो सबसे पहले हमको गलत लग रहा है उसको तो बिल्कुल किनारे कर दो। जैसे हमने पहले किया इसमें कि पहले 2 गलत लग रहे थे, दोनों को हटा दिया। अब हमको पता है भाई ए और सी तो हो नहीं सकते, हमारे पास बचा बी और डी, तो बी और डी में से कौन सा होगा, इसके लिए और लॉजिक आगे लगाएंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से कर सकते हो। एनालॉजी नेक्स्ट आप देख लो, सादृश्यता बोलते हैं इसको। तो साइकिल का संबंध मोटरसाइकिल से है, तो स्कूल बस का संबंध किससे होगा बेटा बोलो? इसमें अगर देखा जाए तो बी सी और डी ऑप्शन तो एकदम ही अलग है ना। यानी कि स्कूल का बस का संबंध अगर हो सकता है, स्कूल बस का संबंध, तो इसी से हो सकता है कार से। ये भी 2 पहिया है, ये भी 2 पहिया है, तो ये 4 पहिए का वाहन होता है स्कूल बस, तो कार भी 4 पहिए का वाहन। तो इसका संबंध सिर्फ इकलौता ऑप्शन है जिससे हो सकता है। बाकी भाई भैंसिया से कहाँ से होगा, ना ही ये पतंग मतलब ये कागज की जहाज, ना ही ये धावक से होगा, तो सिर्फ इसका संबंध इसी से हो सकता है, ए ऑप्शन है। और ऐसे में एक और बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, ये नॉर्मल किससे चलने वाली गाड़ी है? ये मतलब हम लोग पैडल मार के चलाते हैं ना, किसी इंजन से नहीं चलता है, और ये ईंधन वाली गाड़ी है। तो वैसे ही इसमें भी ऑप्शन दे सकता है कि आपके यहाँ पे ठेला दिया रहेगा, ठेले में भी 4 पहिया होता है, और उसका संबंध बस से हो जाएगा, क्योंकि 4 पहिए वाला ठेला, 4 पहिए वाला बस। ऑप्शन में अलग अलग तरीके का चीज, अलग अलग तरीके का ऑप्शन रहेगा। जैसे ऑप्शन में बस हो सकता है, कार नहीं, क्योंकि 4 पहिए का फिर वो भी इंजन वाली हो जाएगा। बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, या फिर तिपहिया कोई गाड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का भी संबंध आप जब नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो ना बेटा, नॉर्मल लाइफ से ही बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, अंतिम मतलब लास्ट के बॉर्डर्स को मिला करके और एक षटभुज बना दिया गया, हेक्सागन बना दिया गया। उसी तरीके से लास्ट के बॉर्डर्स को इसमें मिला करके ना ऐसे, ये क्या बन गया? ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 6 और 4 को मिलाया तो 10 हुआ, और 10 को ऊपर नीचे 5-5 में बांट दिया। 9 और 3 को मिलाया तो 12 होगा, 12 को ऊपर नीचे 6-6 में बांट देंगे, तो 6 और 12, डी ऑप्शन। लॉजिक देख लो, ऐसे ही लॉजिक आते हैं एग्जाम में। 3 से बढ़ के 4 हुआ, 5 से बढ़ के 4 हुआ, अब 5 से घट के 4 हुआ, तो ये 6 से बढ़ के ऊपर 7 हो जाएगा, और नीचे 5 से बढ़ के 4 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, एक मिनट, ये सॉरी, ये 4 से घट मतलब ये घट रहा है ना, 4 से घट के 3 हुआ, 5 से घट के 4 हुआ, एक एक सब में कम हो रहा है। तो 6 से 1 कम होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 4। ठीक, यानी ऑप्शन हमारा हो सकता है ए बी सी, तीनों हो सकते हैं। देखते हैं और आगे क्या लॉजिक है। ये 1 लाइन थी, यहाँ पे 2 लाइन आ गई, यहाँ 2 लाइन है तो आगे 3 लाइन आएगी, तो 3 लाइन सिर्फ ए ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही सही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिगर कंप्लीशन में देखते हैं बेटा। फिगर कंप्लीशन में देखो, बड़ा आसान सा सवाल ये है, ये आप देखोगे तो ए ऑप्शन इसमें जाकर फिट हो जाएगा। बस यही तो करना है आपको कि यहाँ पे कौन सी आकृति हम ऐसी लेके आए जो फिट हो जाए बहुत अच्छे से। बात समझे कि नहीं? तो ये जो आकृति है अपनी बेटा, ये जो हमने यहाँ किया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, तो ये जो आकृति है, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जा रहा है कि नहीं बताओ? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे कौन सा फिट होगा। देखो यहां तुम कैसे देखोगे, चीज समझो कि ये है ना, यहां देख रहे हो ये लाइन, और यहां पे ये लाइन थोड़ी आगे है, तो आगे पीछे ये लाइन है, जबकि इसमें लगभग बराबर है, तो ये खत्म हो गया। और नीचे तुम देख रहे हो ये स्लोप है, मतलब ढलान है, ऐसे है, तिरछा है, जबकि ये सीधा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से ही लगेगा ये सब ज्यादातर क्वेश्चन ना
एक दो ऑप्शंस को हटाते जाओगे तो अपने आप ऑप्शन नजर आते जाएगा, जो सही ऑप्शन है तुम्हारी आंखों के सामने तुरंत प्रकट होते जाएगा। ये खत्म हो गया, डी वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी चोंच कुछ ज्यादा ही निकली हुई है, तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, देखो ये तिरछा है जबकि यहाँ हमको चाहिए सीधा, तो ये खत्म हो गया, ये नहीं होगा। और अगर हम ऑप्शन सी में देखें तो ये बहुत छोटा है, देखो बेटा इतना छोटा होगा नहीं, ये भी तिरछा है, तो सी डी ए खत्म हो गया। इसी को रोटेट करके जब यहाँ फिट करोगे तो हो जाएगा, घुमा करके पलट करके फिट करना है तो हो जाएगा। ये कठिन क्वेश्चन में गिना जाता है ऐसे सवाल। ऐसे इतने कठिन क्वेश्चन तुम्हारे में घुमा करके फिट करने वाला कभी कभार पूछ लिया जाए तो अलग बात है, वैसे आता नहीं है। मैंने जानबूझ के करा दिया है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस इस हद तक हो, इस लेवल तक हो कि ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत छोटी मोटी बात बन के रह जाए, ऐसा लगे कि चलो हाँ एक एग्जाम दिया निकल गया खत्म बात। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये देखो, इसमें जो है हाँ सी ऑप्शन यहाँ फिट हो जाएगा बेटा, थोड़ा रोटेट करोगे तो ये सी ऑप्शन यहाँ फिट हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ तुमको, रोटेट करके दिखा देता हूँ, एक बार रुक जाओ। सो फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ दिस, ऐसा मैंने कर लिया। देखते हैं भाई रोटेट का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, से नहीं है, अच्छा है, पर ये कैसे होगा नहीं पता बेटा मेरे को, रोटेट होगा क्या, ना ना ये ऐसा कुछ रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अब यहाँ नहीं रोटेट हो रहा है तो क्या करें, रोटेट का ऑप्शन है क्या, रीसाइज, हाँ रोटेट का ऐसा है तो यार देखना पड़ता है, हाँ मिल गया देखो, तो ऐसा रोटेट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये डबल डबल पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है बेटा ऐसे मतलब कर लोगे ना। चलो मिरर इमेज पे बढ़ते हैं। मिरर इमेज जो है, अब देखो इसमें अब चिड़िया की डिजाइन बनाते नहीं बैठोगे, मतलब तुम पूरी चिड़िया को बनाने की तुमको जरूरत है नहीं। सबसे पहली बात देखो, चोंच ऊपर है तो मिरर में नीचे नीचे मिरर लगा है तो चोंच नीचे आ जाएगी इसकी, पैर यहाँ पे है तो इसके पैर यहाँ आ जाएंगे, तो कुछ ऐसी चिड़िया बनेगी, मतलब इधर चोंच और इधर पैर इस तरीके से, है ना। तो वो चीज देखना है आपको, पैर इसका ऊपर होगा, ये बात क्लियर है। तो सिर्फ बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पैर ऊपर है बस। अब चिड़िया का डिजाइन अगर बनाने लगोगे ना तो फिर टाइम लग जाएगा, अगर पूरी चिड़िया यहाँ बनाने लगे तुम, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ देखो ये जो बड़ा ऊंचाई वाला पेड़ है और बड़ा बादल है वो मिरर के नजदीक है, तो बड़ा बादल और ऊंचाई वाला पेड़ वो बनेगा मिरर के नजदीक और बाकी दूर बनेगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया सही। बड़ा बादल ऊंचाई वाला पेड़ मिरर के नजदीक बन गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें देखने की कोशिश करो। ये ऊपर मिरर है तो ये सूरजमुखी का फूल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे फूल नीचे और पत्ती ऊपर, तो फूल नीचे पत्ती ऊपर, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इसका देखो, इधर की तरफ ऐसे मुंह है तो इधर इसमें ऐसे मुंह हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन, पेपर कटिंग, जो तुमको कठिन लगता है बेटा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस उसमें खूब सारी करनी है तुमको। यहाँ से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, दोनों तरफ से फोल्ड करने पर ये दो कटिंग लगाए ना, तो जब अनफोल्ड करेंगे तो यही कटिंग पूरी पूरी बन जाएगी, मतलब दो सर्कल्स बन जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो गया। उसी तरीके से इसमें यहाँ फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, मतलब इस लाइन से ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर एक पार्ट ये हमने काट के निकाल दिया। अब देखो जब वापस अनफोल्ड करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, मतलब बीच में यहाँ पे किनारे में, किनारे मतलब इस किनारे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक कटिंग आ जाएगी ऐसे, बस हो गया, काम बन गया हमारा। समझे। नेक्स्ट ये देखो पंचभुज है, तो यहां से हमने पेंटागन को फोल्ड किया फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया। देखना बेटा अच्छा सवाल है, अब जब ऊपर से नीचे की तरफ हमने फोल्ड किया तो इसका कोना यहीं तक आया ना, यहां तक, तो ये कटेगा तो है नहीं क्योंकि कटिंग तो नीचे लगी है, तो कटिंग अगर नीचे लगी है ये वाली चीज, ये कटिंग पूरी हो जाएगी, ये कटिंग इधर भी आ जाएगी, तो ये दोनों तरफ कटिंग आ जाएगी, यहां भी और नीचे भी कटिंग, तो ये रहा कटिंग का पैटर्न। ठीक, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहां से ऐसा फोल्ड किया, यहां से ऐसा फोल्ड किया और इस तरीके का डिजाइन हमने काट दिया है, तो यही डिजाइन है चारों तरफ ऐसे बन जाएगी, एक डिजाइन चारों तरफ ऐसे बन जाएगी। तो अगर ऐसी डिजाइन बनेगी और बीच में ऐसे बर्फी शेप का भी बन जाएगा, रंबस का हो, तो इस तरह की डिजाइन और बीच में ये रंबस या स्क्वायर है जो रोटेटेड है, जो घुमा हुआ है, तो ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमने, अच्छा हमने भी कितने की 32 की, मैं सोचा कि कंप्लीट हो गए 40। स्पेस विजुअलाइजेशन देखो, यानी कि आकृति निर्माण, इसमें सबसे पहला काम ये क्या करो कि गिन लिया करो कितने हैं ये। देखो जैसे इसमें है तो 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल, और इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये हो ही नहीं सकता।
छह किस्में हैं, टोटल छह किस्में दिख रही है। इसमें 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सी में तो 7 हो जा रहे हैं, तो 7 होगा ही नहीं, मतलब 6 है तो 6 सिर्फ इसी में है, बी में, तो बी वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन दोनों को जोड़ोगे बेटा, उल्टा करके ऐसे जोड़ दो तो पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, सी ऑप्शन। देखो है कि नहीं, इसी को उल्टा किया गया तो ऐसा आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, इन सबको आपस में जब जोड़ दोगे तो हमारा ऑप्शन बन के आएगा कौन सा, 1 2 3 4 5 है यहाँ, तो 1 2 3 4 5, ए ऑप्शन ही आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन ही आ जाएगा। अगला सवाल देखना, इन सबको जब आपस में जोड़ोगे तो ये वाला तुम्हारा यहाँ बैठ रहा है और ये इधर आ गया, और ये वाला जो है वो ये हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो भाई लास्ट सेक्शन है अपना ये मेंटल एबिलिटी का, एंड देन विल मूव ऑन टू द मैथमेटिक्स सेक्शन। और बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स करने वाले हैं, दोनों मीडियम में है, तो ध्यान से देखते हुए चलना। मेंटल एबिलिटी का ये लास्ट सेक्शन है हमारा। इसमें देखो, इसमें क्या है बेटा, ये चीज कहाँ छिपी हुई है, आपको इमीडिएट फिगर ही तो निकालना है, छिपी आकृति इमीडिएट फिगर। तो इसको अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ये दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, ये चीज यहाँ पे देखो ऐसे छिपी हुई, ना ना यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ना 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 ना, ऐसे गलती नहीं करनी बेटा। ये ना ये डी वाला इधर हो गया, देखो डी में ऐसे छिपा हुआ है, तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ये देखो कहाँ छिपा है यार, ये तो सी में दिख रहा है यहाँ। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। यहाँ देखो, यहाँ आपका सी में दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें देखो इधर 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 और इधर हो गया, और फिर ये इधर हो गया, बी ऑप्शन, ये छिपा हुआ है इधर। ठीक है, चलो भाई, तो सब हमने खत्म कर दिया, पूरा मेंटल एबिलिटी जितना भी 40 क्वेश्चन थे जितने सारे हमने खत्म कर दिए। अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस में, टेलीग्राम पे भी तुम लोग बताते हो, तो सबसे पहले लैंग्वेज कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे। तो अगर बेटा आप हिंदी मीडियम के हो तो आप आगे वाले सेक्शन पे थोड़ा बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, मैं इंग्लिश अभी कराने जा रहा हूँ। तो और इंग्लिश वाले हो तो देख सकते हो, हिंदी वाले इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आगे ये वीडियो चूंकि रिकॉर्ड होकर डाली जा रही है तो आप एक काम करना, आगे बढ़ जाओ और आगे देख लो, इंग्लिश वाला छोड़ सकते हो, हिंदी वाले देखना चाहो देखो। पैसेज 1, देयर वाज अ ब्यूटीफुल विलेज इन उत्तर प्रदेश, द नेम ऑफ दैट विलेज वाज सुंदरपुर, द मेन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी, they did not do any work, they used to gather in groups in morning and everyone used to spend their entire day playing cards, they used to return home in the noon for lunch and evening for dinner, children of the village also started uh, following the बेटा यहाँ पे ना थोड़ा एक लाइन कट गया है, यहाँ पे फॉलोइंग द, यहाँ पे कर लेना फॉलोइंग द रूटीन्स ऑफ द एल्डर्स, या फिर ठीक है यहाँ ऐसे कर लेना, एक लाइन बस गायब है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉलोइंग द सेम रूटीन, यहाँ मैं लिख दिया फॉलोइंग द सेम रूटीन, कि बच्चे भी उन्हीं का अनुसरण करने लगे। और ऑल द, एक मिनट, यहाँ पे शोल्डर्स ऑफ द वुमेन है, एक लाइन कट गई है, तो ऑल द जिम्मेदारियां वुमन के ऊपर आ गई, मतलब औरतों के कंधों पे सारी जिम्मेदारियां आ गई। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ लिख लेना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन, है ना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, कर लेंगे। और व्हेन डिड द, चलो आगे पढ़ते हैं, दे यूज्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स, सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल्स, वर्क इन द फील्ड्स and the income for the house was also managed by women. They tried to convince the village men a lot, but they were not ready to change their habit of gambling at all. All the women were unhappy for these reasons. देखो इसमें क्या है, एक सुंदरपुर विलेज है जिसके आदमियों के बारे में पैसेज दिया गया है कि उस विलेज के आदमी बहुत लेजी हो गए थे, पत्ते खेलते थे, ताश खेलते थे, अब सारी जिम्मेदारियां औरतों के कंधे पे आ गई, सब कुछ वही करती थी, अर्निंग भी वही करती थी, बच्चों का भी देखभाल वही करती थी। तो उसके बारे में ये पैसेज है कि ऑल द वुमेन्स वेर वेरी अनहैप्पी। व्हेन डिड द विलेज मैन रिटर्न होम, तो वो कब कब घर आते थे, एक तो दोपहर में आते थे और एक तो खाना खाने यानी शाम को आते थे, डिनर पे आते थे।
तो हंग्री, यहाँ पे देखो बेटा, when women used to get angry when children call them, only when they felt hungry। इसमें ए ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन डी नन ऑफ दिस भी दिया है, तो सावधानी से थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। दे यूज टू रिटर्न होम इन द नून फॉर लंच एंड इवनिंग फॉर डिनर। तो ये ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से हिडन क्वेश्चन है यहाँ पे, कि अब नून में कह रहा है कि दोपहर में कब आते थे लंच के लिए, और इवनिंग में कब आते थे डिनर के लिए, यानी यही तो हुआ कि जब भूख लगा तो आते थे घर। तो इसका आप ऑप्शन ए ट्रिक कर सकते हो, है ना। द मीनिंग ऑफ स्पेंड इन दिस पैसेज, स्पेंड का मतलब क्या हुआ कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिन भर जाकर के बाहर खेल रहे हैं तो वेस्ट कर रहे हैं, ए ऑप्शन हो गया। द मैन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड ऑल देयर टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, अभी मैंने बताया कि पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज मेंशन इन द आर्टिकल, तो सुंदरनगर नहीं सुंदरपुर, तो सी ऑप्शन हो गया। सुंदरपुर कहाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया। द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन इज, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैंस, वुमेन, मेन। बेटा मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मेन, MEN, है ना। और अगर इसी का मैं फेमिनाइन जेंडर लिखूं तो वुमेन ऐसा होता है WOMAN। एक मिनट यार, एक गलत लिख गया, तो WOMAN, इसका प्लूरल फॉर्म होता है वुमेन, MEN हो जाता है यहाँ पे। बस ए की जगह ध्यान रखना, यहाँ ए की जगह ई हो जाता है प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पैसेज देखो। मोहित राम वॉज बोर्न इन टू अ पीजेंट फैमिली, मतलब किसानों के घर पैदा हुआ था। हिज मदर वॉज ए कुक इन अ गवर्नमेंट स्कूल। मोहित राम loved reading. He did not like farming at all, so he decided to settle in Raipur. He studied engineering and got placed in a good company and married a doctor girl. A few days later, when Mohit Ram was fired from the company, he took up the position as a development officer in a ship. His wife was a doctor in Raipur and she wanted Mohit Ram to stay in Raipur as well. When Mohit ship sailed towards northern Australia, the next day his wife died in a car accident. Mohit Ram was unaware of this news. On the fourth day of the voyage, the ship was trapped in a storm and destroyed. तो मतलब ये बहुत ट्रेजेडी की कहानी है भाई, कि एक मोहित और उसके फैमिली के बारे में है कि किस तरीके से मोहित को एक जॉब से फायर कर दिया गया, तो दूसरा जॉब उसने पकड़ लिया। उसकी जो पत्नी थी वो डॉक्टर थी, तो उसी के बारे में है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। मोहित राम्स वाइफ वॉज ए डॉक्टर, वाइफ जो है वो वाइफ मैंने पढ़ दिया। मोहित राम्स वाइफ वॉज ए डॉक्टर, अभी लिखा हुआ है इसमें। मोहित राम वेंट टू रायपुर बिकॉज, रायपुर क्यों गया, क्योंकि ही डिड नॉट लाइक फार्मिंग, लिखा हुआ ना देखो कि ही डिड नॉट लाइक फार्मिंग एट ऑल, सो ही डिसाइडेड टू सेटल इन रायपुर, इसीलिए उसने रायपुर में सेटल होने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इसीलिए ही डिड नॉट लाइक फार्मिंग, इसीलिए उसने रायपुर में सेटल होने का निर्णय लिया। ऑन विच डे ऑफ द सी वॉयज द शिप गॉट स्टक इन द स्टॉर्म, मतलब किस दिन जो उसका जहाज था वो तूफान में फंस गया। तो फोर्थ डे, चौथे दिन, यहां लिखा हुआ देखो, ऑन द फोर्थ डे ऑफ द वॉयज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सिनोनिम्स ऑफ वाइफ आर, वाइफ का सिनोनिम क्या होता है बेटा, स्पाउस, पार्टनर, ब्राइड, बिल्कुल ये सारे सिनोनिम्स हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। हिज वाइफ वॉज ए डॉक्टर, हियर वर्ड हिज इज, हिज क्या दर्शा रहा है बेटा, जब भी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी नाउन की जगह पे यूज करते हैं, किसी आदमी की जगह पे या कोई भी नाउन है उसकी जगह पे यूज करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे हिज मतलब किसका, हिज मतलब मोहित की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए हिज अपना नाउन हो, प्रोनाउन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पैसेज देखो, ब्लड प्रेशर is the pressure exerted on the vessel walls by the blood flowing in the blood vessels. The arteries are the tubes that carry blood from the pumping heart to all the tissues and organs of the body. A person's blood pressure is expressed as systolic / diastolic pressure. The systolic blood pressure is blood pressure of healthy adult person is between 90 and 120 mm of mercury. Normal diastolic pressure is between 60 and 80 mm of mercury. Normal blood pressure should be between 120/80 according to the current guidelines. Blood pressure measuring device is called sphygmomanometer. In 1733, Stephen Hales first measured blood pressure in horses. Low blood pressure is the pressure in which there are signs of decreased blood flow in the arteries and veins. If
someone feels dizzy or has nausea due to low blood pressure or falls unconscious upon standing, it is called orthostatic hypertension. Blood pressure above 130/80 is called high blood pressure. This means that there is a high tension in the arteries. बेटा ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है, दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसके बारे में दिया है। अब सवाल देखते हैं क्या है। द ट्यूब दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द टिश्यूज, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट से दूसरे टिश्यू तक ब्लड को ले जाने वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं? देखो यहां लिखा हुआ है द आर्टरीज आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम पंपिंग हार्ट टू ऑल द टिश्यूज, यानी उसको आर्टरीज बोलते हैं। जो हार्ट से और टिश्यू तक ले जाता है उसको आर्टरीज बोलते हैं। व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? दैट इज 120 and 80। एंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर है यहां लिखा हुआ है 120/80। नेक्स्ट, whose blood pressure was first measured by Stephen Hales? मतलब किसके ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेजर किया गया था? तो सबसे पहले घोड़े के ब्लड प्रेशर को, हॉर्स, यहाँ लिखा हुआ देखो कहाँ, स्टीफन हेल्स फर्स्ट मेजर द ब्लड प्रेशर इन हॉर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड? तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ये अभी हमने देखा पैसेज में, बी ऑप्शन। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज? मतलब ये जो पैसेज है उसके लिए क्या टाइटल हो सकता है, शीर्षक क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर एंड हेल्थ और एक्टिविटी, इंडिया एंड वर्ल्ड, फूड एंड सोसाइटी। बेटा ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है तो आसानी सवाल आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ब्लड प्रेशर के बारे में दिया है तो इसीलिए सही जो आपका शब्द होगा, जो शब्द सही टाइटल होगा वो होगा ब्लड प्रेशर एंड हेल्थ। ठीक, लास्ट पैसेज ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड देन वील गो थ्रू द ऑल द पैसेजेस ऑफ हिंदी मीडियम, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। लास्ट में मैथमेटिक्स करते हैं बेटा, क्योंकि अब एक लैंग्वेज कर ही ले रहे हैं तो दूसरा भी कर लेंगे। पैसेज 4, the moon is the only natural satellite of earth. It is the 5th largest natural satellite of the solar system. Its shape is round like a cricket ball. The moon does not shine by itself, rather it is illuminated by sunlight. The gravity on the moon is 1/6 of the earth. It completes one revolution of the earth in 27.3 days and also completes one rotation on its axis in 27.3 days. And this is the reason that only one part of the moon is visible from the earth. 59% of the moon is seen from the earth. When the moon revolves in its orbit and passes between the sun and earth and completely covers the sun, it is called solar eclipse. In space, man has only stepped on the moon. Luna 1 of the Soviet nation was the first spacecraft that passed by the moon, but Luna 2 was the first spacecraft to land on the moon. The first man to step on the moon was American astronaut Neil Armstrong. तो मून के बारे में दिया है बेटा कि मून में कितने लोग गए हैं और मून क्या है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, अभी देखा हमने। Which one of the following does not have its own light? किसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है? तो मून हो गया, मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है, इट्स शेप इज द मून डज नॉट शाइन बाय इटसेल्फ, मतलब वो खुद से नहीं चमकता है, मतलब कि उसके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया। यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा ऑप्शन, और यहां पे भी मून हो जाएगा, ये भी मून हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट? फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट आपका था लूना 1, नहीं टू लैंड ऑन द मून। अच्छा ना, इसका आंसर बेटा लूना 2 हो जाएगा, क्योंकि जो लूना 1 था ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, लूना 1 और सोवियत नेशन वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दैट पास्ड बाय द मून, मतलब वो उसके पास से गुजरा था लेकिन लैंड उसने नहीं किया था। बट लूना 2 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, तो पहला लूना 2 था जिसने मून पे लैंड किया था। हाउ मेनी टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ द मून इज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ? मतलब मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में कितनी है? ये कहाँ है भाई, कहाँ लिखा है? ये देखो, ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, 1/6 है, तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा 1/6। एक लास्ट ग्रामर का क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डे? तो डे का प्लूरल क्या होगा बेटा? डेज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने ये कर लिया, आपका इंग्लिश वाला कर लिया। अब हिंदी स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो आगे मैथ्स की तरफ बढ़ जाए, और अभी तक हमने इंग्लिश कर लिया तो अब हिंदी तो करना पड़ेगा।
आ जाओ। उत्तर प्रदेश में एक सुंदर और बड़ा गांव था। उस गांव का नाम सुंदरपुर था। उस गांव के पुरुष बहुत आलसी थे। वे कुछ काम नहीं करते थे। वे सब सुबह से समूह में एकत्र होते थे और सब अपना पूरा दिन ताश के खेल में व्यतीत करते थे। वे दोपहर और रात के खाने के समय ही घर लौटते थे। इन सब को देख के बच्चे भी बिगड़ रहे थे। सारी जिम्मेदारी घर की महिलाओं के कंधों पर थी। वे घर का काम करती थीं, बच्चों को स्कूल भेजती थीं, खेतों में काम करती थीं तथा घर के लिए आय का प्रबंध भी महिलाओं द्वारा किया जाता था। उन्होंने गांव के पुरुषों को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वे सब को देख के बच्चे भी बिगड़ रहे थे। बच्चे बिगड़ रहे थे। सारी जिम्मेदारी घर की महिलाओं के कंधों पर थी। वे घर का काम करती थीं, बच्चों को स्कूल भेजती थीं, खेतों में काम करती थीं तथा घर के लिए आय का प्रबंध भी महिलाओं द्वारा किया जाता था। उन्होंने गांव के पुरुषों को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वे सब समझने को तैयार नहीं थे। इन सब कारणों से सारी महिलाएं दुखी थीं। तो ये हो गया बेटा यहां तक अनुच्छेद 1। अब देखते हैं क्वेश्चन। गांव के पुरुष कब घर वापस आते थे? तो भाई कब ये घर वापस आते थे? जब उनको भूख लगती थी तब घर वापस आते थे। देखो कैसे, अब ये हिडन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ यहां पे कि यहां देखो, हाँ, वे दोपहर और रात के खाने के समय घर लौटते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ आखिर? मतलब तो यही हुआ ना कि जब भूख लगती थी तब घर लौटते थे, वरना वो घर ही नहीं लौटते थे। जब उनको भूख लगती थी तब वो घर लौटते थे। यानी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बोलो बेटा। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। व्यतीत का अर्थ होता है बिताना, समय बिताना। व्यतीत करते थे लिखा है ना, बिताना। गांव के पुरुष अपना पूरा वक्त व्यतीत करते थे। तो गांव के जो पुरुष थे वो अपना पूरा वक्त कैसे व्यतीत करते थे? क्या करने व्यतीत करते थे? ताश खेल खेल के, या फिर खेती बाड़ी करके, क्रिकेट खेल के क्या करते थे बेटा? ताश खेलते थे। ए ऑप्शन सही है। ताश खेलते थे, ए ऑप्शन सही है। ये कहाँ है? बोलो। आय का प्रबंध किया। उन्होंने गांव के पुरुषों को समझाने का प्रयास किया। एक मिनट बेटा। हाँ, ये देखो, ताश खेल के व्यतीत करते थे ना, तो ये ताश खेलते थे वो सारे। आलसी पुरुषों के गांव का क्या नाम था? भाई इस गांव का क्या नाम था? सुंदरपुर नाम था। इसमें दिया हुआ है, देखो सुंदरपुर कहाँ लिखा हुआ है बेटा? उस गांव का नाम सुंदरपुर था। तो ऑप्शन अपना ये हो गया करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव शब्द है, गांव कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो हम क्या बोलते हैं कि हमारा गांव सुंदर है कि नहीं? बड़ा गांव बोलते हैं, बड़ी गांव थोड़ी ना बोलते हैं। हमारा गांव बोलते हैं, हमारी गांव थोड़ी ना बोलते हैं। तो गांव शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, क्योंकि बड़ा गांव, तो बड़ा कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसीलिए गांव शब्द आपका पुल्लिंग हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज देखो। मोहित का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उसकी मां सरकारी स्कूल में रसोइया थी। मोहित राम को पढ़ना बहुत पसंद था। उसे खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने रायपुर में बसने का निर्णय लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। मैंने इंग्लिश वाला पढ़ लिया इसलिए आइडिया है मुझको, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। इसलिए उसने रायपुर में बसने का निर्णय लिया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लगी तथा उसने एक डॉक्टर लड़की से शादी की। तो उसकी पत्नी का नाम पत्नी उसकी डॉक्टर थी। कुछ दिनों बाद मोहित राम को जॉब से निकाल दिया गया, तो उसने एक जहाज में डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में पद ग्रहण किया। यहाँ पे एक लाइन फिर छूट गया बेटा। पद ग्रहण किया, ये लाइन छूट जा रहा है, ध्यान रखना इसका। तो और आगे, हाँ, पद ग्रहण किया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, लाइन क्या मिस हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ क्या हुआ होगा कि रूप में पद ग्रहण किया और उसकी पत्नी यह चाहती थी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, उसकी पत्नी यह चाहती थी कि, हाँ अब ठीक है, ये थी नहीं रहा, कि मोहित राम भी रायपुर में ही रहे। जब उसके पति का जहाज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की ओर रवाना हुआ, उसके अगले दिन उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया। मोहित राम इस खबर से अनजान था। समुद्री यात्रा के चौथे दिन जहाज एक तूफान में फंस गया और तबाह हो गया। चलो, तो मोहित राम के बारे में दिया गया है ये कहानी। मोहित राम की पत्नी क्या थी? डॉक्टर थी, अभी हमने देखा।
मोहित राम रायपुर चला गया क्योंकि उसे खेती बाड़ी करनी पसंद नहीं थी। मैंने आपको बीच में इंडिकेट किया था ना कि हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। समुद्र की यात्रा के किस दिन जहाज तूफान में फंस गया? तो चौथे दिन, डी ऑप्शन। कहाँ लिखा है? देखो ये रहा चौथे दिन। तो चौथे दिन जहाज तूफान में पहुंच गया, मतलब फंस गया। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है दारा, वनीता, भार्या। ये सभी बेटा, ये सारे ही शब्द पत्नी के पर्यायवाची हैं, तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन राम को पढ़ना बहुत पसंद था, रेखांकित शब्द का शब्द भेद बताइए। मोहन राम को पढ़ना बहुत पसंद था बेटा, तो रेखांकित शब्द का शब्द भेद बहुत पसंद था। यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। चलो सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा, लिख करके बताओ। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो कम से कम एक बार लिख देना, वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारे पैसेजेस में करा रहा हूँ, पैसेजेस क्या, मॉडल पेपर्स मतलब। तो मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना, कम से कम जितने यूट्यूब पे करा रहा हूँ उतने तो जरूर कर लेना, है ना। अगले पैसेज पे चलते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? रक्तचाप रक्तवाहिनियों से बहते हुए रक्तचाप रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाती हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, देखना। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिमी के बीच होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिमी के बीच होता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमीटर कहते हैं। स्फैग्नोमैनोमीटर ये एक्चुअल में होता है, चलो ठीक है, जो भी लिखा है। 1733 में स्टेफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में नापा। निम्न रक्तचाप वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि किसी को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आता है या मितली आती हो या खड़े होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता हो तो उसे आर्थोस्टेटिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। 130/80 से ऊपर का रक्तचाप उच्च रक्तचाप कहलाता है। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च तनाव है। पैसेज देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा। वह नलिका जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाती है, मैंने कहा ना क्वेश्चन बनेगा, तो उसको बोलते हैं धमनी। कहां लिखा हुआ है देखो, धमनियां वह नलिकाएं हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाती हैं। ठीक है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अभी देखा पैसेज में। स्टेफन हेल्स द्वारा पहली बार घोड़ों पर यह आजमाया गया था, मतलब घोड़ों का रक्तचाप मापा गया था। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फैग्नोमीटर। ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है कि क्या पर्टिकुलर, क्या अच्छा इसका टॉपिक हो सकता है, शीर्षक हो सकता है। ये किसके बारे में है गद्यांश? तो रक्तचाप और स्वास्थ्य के बारे में, डॉक्टर और मरीज, समाज और देश, पर्यावरण की सुरक्षा। बेटा सीधे सीधे दिख रहा है कि ये गद्यांश रक्तचाप और स्वास्थ्य के बारे में है ना। चलो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, बस हो गया हमारा आंसर रक्तचाप और स्वास्थ्य, ये ऑप्शन, क्योंकि उसी के बारे में सारी चीजें इर्द गिर्द उसी के घूम रही हैं। अनुच्छेद 4, चौथा अनुच्छेद देखो। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। चंद्रमा खुद से नहीं चमकता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि किसके पास खुद की रोशनी नहीं होती है, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह भी एक क्वेश्चन बनेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने कक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। सोवियत राष्ट्र का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था। यहां देखो आगे क्वेश्चन एक बनेगा। लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। पास से गुजरने वाला लूना 1, लेकिन लूना 2 जो धरती पर उतरा था वो था लूना 2। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे।
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। किसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अभी देखा हमने कि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसलिए चंद्रमा के पास स्वयं की रोशनी, स्वयं का प्रकाश नहीं है, खुद की लाइट नहीं है उसके पास। चंद्रमा की धरती पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? लूना 2। देखो लूना 1 नहीं बेटा, लूना 1 वो पास से गुजरा था, मैंने अभी आपको बताया ना, लूना 1 पास से गुजरा था, लूना 2 उतरा था। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना गुना होता है? 1/6 गुना। ये अभी हमने देखा, कहाँ है भाई, ये रहा। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुरुत्वाकर्षण है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। प्राकृतिक का विलोमार्थी शब्द बताइए। विलोमार्थी का मतलब विलोम अर्थ देने वाला, यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला, यानी विलोम शब्द। तो प्राकृतिक का विलोम शब्द होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जिसको गॉड ने बनाया, जिसको भगवान खुदा ने बनाया, और विलोमार्थी मतलब उसका उल्टा, जिसको भगवान ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, तो मानव ने बनाया, यानी कि मानव निर्मित। सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमने ये पैसेजेस सारे कंप्लीट कर लिया, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखना मॉक टेस्ट जरूर से एनरोल कर लेना। अगर आप सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सैनिक का भी मॉक टेस्ट है, नवोदय का भी मॉक टेस्ट है। क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी तुमसे अछूता रह गया है, कुछ लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कोई 1 या 2 चैप्टर या सारे ही चैप्टर्स के को एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो जरूर से एनरोल कर लेना इसमें। ये हमारा क्रैश कोर्स का कोर्स है द्रोण स्कूल के ऐप में। मॉडल पेपर की सीरीज भी बहुत मददगार साबित हुई है बच्चों के लिए, आपके लिए भी होगी, वीडियो सोल्यूशन के साथ है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 25 का सेट है, 50 का मॉक टेस्ट सेट है, ये सब कुछ आपको द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये है द्रोण स्कूल का ऐप, इस तरह से दिखेगा, ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद बेटा ये जब ऐप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको कोर्सेज दिख जाएंगे और वहां से आप इनरोल इसमें कर सकते हो। जब मॉक टेस्ट में इनरोल करोगे तो ऐसे देखो इस तरीके से रैंक आपकी दिखेगी, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, कौन सा बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, किसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस दिखेगा, तो एक बार ज़रूर से इनरोल करना। और ध्यान रखना कि अभी मैथ्स करा रहा हूँ, ध्यान रखना कि अभी अगला जो बैच है हमारा वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी कॉल या व्हाट्सअप करके अगले बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो, जो 2025 के बच्चों के लिए है। इस बार तो खैर एग्जाम हो रहा है हमारा, 2025 के बच्चों के लिए 17 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं फाइनली मैथ्स की शुरुआत करते हैं। इसी का तुम्हें इंतजार था। चलो भाई, मास्टर बिल्कुल धोखा नहीं देने वाला, पूरा मैंने बोला है पूरा कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन है बेटा, फटाक से 20 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो 30 मिनट में तो हो ही जाएगा। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। तो 50 और 90 के बीच में बेटा प्राइम नंबर्स जो भी हैं उनका योग आपको निकालना है। तो आप ये तो याद होना चाहिए ना, जैसे इसमें तो कुछ ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे 50 के बाद 51, 52 आपका 53 हो गया प्राइम नंबर, 57 नहीं हुआ, 59 हो गया, है ना। 60 वाले सीरीज में आपका हो जाएगा 61 हो जाएगा, उसके बाद 61 6 हाँ 61, और 63 है नहीं, 62 है नहीं, 64 65 66 और 67 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 69 तो है नहीं, ठीक है, ये हो गया। और फिर 70 वाले सीरीज में आप आओगे तो 71 हो गया आपका, और 73 हो गया, 4 5 6 79 हो गया, है ना, ये हो गया 70 वाले सीरीज में। 80 वाले सीरीज में तो 83 हो गया, और 84 85 87 हो गया, और 89 हो गया, ठीक। तो ये 80 वाले सीरीज में हो गया। अब इन सबको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। चलो जोड़ ही लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 6 6 12, यानी कि 220, और 7 7 14, 260 360, और 8 8 16, ये 420 520, और 8 7 15, 520 प्लस 150, ये 670 इधर हो गया, और बाकी जोड़ें अगर तो 9 1 10 और 7 3 10, 690, और 3 1 4 3 7 7 14, 6 704, 9 9 18 इधर हो गया, इधर तुम्हारा प्लस 18। तो बेटा हम कहीं जोड़ने में गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको कर लेना तुम, इतना भी क्या है। बस कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं बहुत अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, ठीक है, तो इसको तुम कर लेना।
ये क्या करना है आपको, बस फाइंड द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 स्मॉलर देन 20, मतलब 5 के मल्टीपल्स जो 20 से कम है उनका आपको प्रोडक्ट बताना है। तो 5 के मल्टीपल्स जो 20 से कम है, ठीक है, तो 5 का पहला मल्टीपल हो जाता है 5, 5 का दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 10, 5 का तीसरा मल्टीपल हो जाएगा बोलो 15, और चौथा मल्टीपल 20 है। जबकि हमसे इसने क्या कहा, हमसे इसने कहा कि 20 से कम होना चाहिए भाई, तो हम इसकी बात मानेंगे ना। तो 20 से कम करेंगे तो 5 इंटू, ये हो गया 5 इंटू 10 इंटू 15, ठीक। तो 15 पच्चीस 75, 750, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बेटा, ऐसे सवाल इस बार एग्जाम में आएंगे तो ध्यान से इसको पढ़ना। इसका हिंदी वर्जन भी आगे लिखा हुआ है, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। दिया गया चित्रालेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शाता है। सोमवार और शुक्रवार को उसने कुल कितनी पेटियां बेची, सोमवार और शुक्रवार को उसने कुल कितनी पेटियां बेची, ये आपको बताना है बेटा। ये क्या कह रहा है कि 4 दिनों में बेची गई पेटियों की संख्या को दर्शाता है। चलो भाई, तो सोम मंगल शुक्र और रविवार, कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार को कितनी पेटियां उसने बेची। तो अगर सोमवार को देखें तो 1 2 3 4, और शुक्रवार को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये 4 है और ये 7 है, कुल मिलाकर के 11 है। और एक चित्र का मतलब है 50 बॉक्स, तो 11 इंटू 50, तो ये 550 पेटियां उसने बेची टोटल मिलाकर के। सी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:10, इफ देयर एचसीएफ इज 5 देन व्हाट विल बी द नंबर्स। दो नंबर्स का रेशियो 9:10 है। सबसे सिंपल ऑप्शन है ना कि ये ऑप्शन से चेक कर लो बेटा इन सबको। जैसे ये कह रहा है कि रेशियो 9:10 है, 9:10 है, यानी कि यहाँ अगर देखा तो 4 9 36, 4 10 40, 9:10 आ रहा है। 5 9 45 और 5 11, ये तो गलत हो गया, 9:10 आ नहीं रहा है, ये भी 9:10 आएगा नहीं। ये 5 9 45, 5 10 50, ये भी 9:10 आ रहा है। लेकिन क्या और मतलब अब हम कह सकते हैं कि ए और सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। आगे देखो, कह रहा है कि HCF 5 है, तो बेटा HCF इसका तो 5 होगा नहीं यार, सी ऑप्शन ही हो गया सही, क्योंकि इसका HCF यानी कि मॉस 5 आएगा। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से नियम, कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है। देखो इसमें क्या है बेटा, 7 + 3 = 3 + 7 बदल दिया गया है, क्रम को बदल दिया गया है। तो क्रम विनिमय नियम, गुणा का एक मिनट, हाँ गुणा नहीं, योग का क्रम विनिमय नियम यानी कि एडिशन का, ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम हो गया, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट में इंग्लिश में नहीं लिखा है क्या बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो ये साहचर्य नियम, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, और गुणा का भी ये साहचर्य है, क्रम विनिमय आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोसिएटिव होता है, क्लोजर होता है, कम्यूटेटिव, तो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इन सबको वैसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका नहीं ही आएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, बट इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 5 liters of air is filled in a balloon. Due to the heat, the volume of the balloon increases by 1/4 more. Find how much air is there in the balloon now. एक गुब्बारे में 5 लीटर हवा भरी है, गर्मी के कारण गुब्बारे का आयतन 1/4 और बढ़ जाता है। तो बताइए कि अब गुब्बारे में कितनी हवा है। देखना समझना, देखो 5 लीटर हवा है, 1/4 और बढ़ गया, यानी कि 5 का 1/4, तो क्या हुआ 5/4, यानी कि 5/4 और बढ़ गया, 5 पहले से था, 5/4 और बढ़ गया, यानी कि 5 + 1.25 ये हो गया, तो 6.25 अभी टोटल हवा हो गई उसमें, मतलब टोटल आयतन, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ 5.005 एंड 2.555 इज एडेड टू देयर सम, हाउ मच विल द रिजल्ट ऑब्टेन। यदि इन दोनों संख्याओं के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सिंपल बात है बेटा, सबसे पहले तो अंतर ऐसा निकालते हैं, माइनस देखो 2.555 और इसको जोड़ना है उनके योग में, तो ये हो जाएगा, उनका योग है 5.005 और प्लस 2.555, ठीक है। अब देखो ये चीज़ देखना बेटा, यहाँ -2.55 है, यहाँ +2.55 है, तो ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएगा,
तो 10.01 आपका आंसर आ जाएगा डी। समझे? अगला सवाल देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के कोणों का मान कितना होता है? तो चतुर्भुज है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी फॉर्मूला हमारा क्या है बताओ? फॉर्मूला हमको पता है बेटा, फॉर्मूला किसी भी पॉलीगन्स के कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी बेटा यहाँ पे 180, तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 गुणे 180 डिग्री। 4 - 2 आपका कितना हो गया? 2 हो गया, 2 गुणे 180 डिग्री हो गया, तो यानी कि 360 डिग्री। वैसे चतुर्भुजों का कोण का योग तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं बेटा। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 to the power 11, 4 to the power 7 and 7 to the power 5 आर देयर? इसके कितने गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये जो बेस नंबर्स हैं इनको हम लोग को अभाज्य में बदलना होता है। 9 पे पावर 11 है बेटा, 4 पे पावर 7 है, और 7 पे पावर 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? अब देखो, मेरी बात समझना, 9 पे पावर 11 है, ठीक है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको इसको प्राइम नंबर में बदलना पड़ेगा। 3 इंटू 3 पे पावर 11 इंटू, ये 11 है बेटा, इंटू 2 इंटू 2 पे पावर 11 7 हो जाएगा, इंटू 7 पे पावर 5। अब यहाँ से देखना, समझना मेरी बात, कि ये जो पावर 11 ये दोनों पे आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर 11, ठीक है, और इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब यहाँ तुम देखो बेटा, ये जो भी नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर सब हो गए। पहले 9 प्राइम नहीं था, 4 प्राइम नहीं था, लेकिन अब ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक। अब इनके जब पावर्स को जोड़ोगे, जब इनके पावर्स को जोड़ोगे तो हमारे सारे गुणनखंड निकल करके, प्राइम फैक्टर्स निकल करके आ जाएंगे। तो सभी पावर्स को जोड़ लो, इंटू 5, सभी पावर्स को जोड़ना है, ध्यान रखना ऐसे। 11 दूना 22, 7 दूना 14, तो 26, 36 और 36 और 5 41, 41। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। समझे? अगला क्वेश्चन देखो, अब जल्दी ही करने वाले बेटा, 10 मिनट बस खत्म हो जाएगा। अब देखो कितना जल्दी जल्दी हम कर ले रहे हैं, दोनों मीडियम का है, फिर भी बहुत जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन by which when numbers 23 40 70 are divided leaves equal remainder। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष वाले में क्या करते हैं, देखो 74 है, अब 23 में 23 और 40 का अंतर निकाल लो, 40 और 74 का अंतर निकाल लो। 23 और 40 का अंतर निकालोगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। 40 और 74 का अंतर निकालोगे तो कितना होगा बोलो बेटा? 40 और 74 का डिफरेंस आपका 34 हो जाएगा। और फिर 74 और 23 का अंतर निकाल लो, तो 74 और 23 का अंतर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 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 51 हो जाएगा। ठीक, अब जो ये हमारे पास नंबर्स आए 17 34 54 51, इनका HCF निकाल लेना है। तो 17 34 और 51, 17 34 और 51 का HCF निकालोगे बेटा, तो चूंकि 17 का भाग सभी में चला जा रहा है, 17 का भाग 34 में भी चला जा रहा है, 51 में भी चला जा रहा है, तो 17 हमारा सही आंसर हो गया, है ना? 17 हमारा सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई। 4 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभाकार पात्र को 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों द्वारा भरा जाएगा? इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 4, और 1 सेंटीमीटर वाले घनों द्वारा भरा जा रहा है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देना है। तो 8 छक्का 48 और 48 चौका 4 4 को 16, 8 चौका 32, तो 192 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अप्रोक्सीमेट 1 to 6 7986 एंड दिस टू द नियरेस्ट मिलियन। 1 to 6 7986 एंड 2699,547 का 10 लाख में निकटन कीजिए। तो इसका 10 लाख में निकटन करना है बेटा। देखो ये आपका दिया हुआ है 1267986 और एक दिया हुआ है 2699,547। 10 लाख में निकटन करना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये है आपका लाख है। अच्छा, तो एक मिनट,
10 लाख में रिटर्न करना है इकाई, एक कुछ हमने कुछ छोड़ दिया लगता है, 126,798। हाँ यहाँ पे 6 छोड़ दिया बेटा, तभी तो मैं बोलूँ कि ये कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दिया था, 126,798 ये था। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये है 10 लाख। तो 10 लाख तक निकटतम मान, बगल वाले को देखेंगे 2 है, यानी एक में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो एक के आगे 6 जीरो हो जाएगा। और इसमें अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो लाख के स्थान पे चूंकि 6 है 10 लाख के बगल वाले में, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो +1 यानी कि 3, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 आ जाएगा बेटा, 1 और 3, यहाँ 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, विच डिजिट हैज द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर 10987, संख्या 10987 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? सबसे अधिक स्थानीय मान बताओ बेटा, स्थानीय मान जो सबसे लेफ्ट में रहता है ना, तो 1 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, अगर आपसे वो फेस वैल्यू की बात करेगा तब तो बात अलग हो जाएगी, तब तो बात डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है ना बेटा, वो तो बात कर रहा है प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू जो सबसे लेफ्ट में होता है वही सबसे ज्यादा होता है, उसी का सबसे ज्यादा होता है। तो 1 यहां पे सही आंसर हो गया, सब 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर बाय विच डिवाइडिंग 1800 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मिनिमम नंबर वो ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 1800 को डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1800 को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, 1800 पहले हमने लिखा ऐसे, ठीक है, इसका गुणनखंड विधि से, यानी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 900 हो गया, 2 से काटा 450 हो गया, 2 से काटा 225 हो गया, 5 से काटा 5, ये 5 चौके 20 और 5 5 25, 45 हो गया। फिर 5 से काटा 5 9 45, फिर 3 से काटा 3 3 का 9, फिर 3 से काटा, खत्म हो गया। अब देखना बेटा किनके किनके दोस्त हैं और किनके किनके दोस्त नहीं है। देखो दो, ये दोस्ती हो गई इनकी, इनकी भी दोस्ती हो गई, ये भी जोड़ा बन गया भाई, एक अकेला बच गया ये, तो इसी को हटाना पड़ेगा, यानी कि इसी से भाग देना पड़ेगा। 2 आंसर, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फिगर फाइंड द एंगल सी, यानी यहां से एंगल सी, इसकी वैल्यू यानी कि इसका मान निकालना है। देखो ये 60 डिग्री है, चूंकि ये ऐसा है, मतलब ये कोना निकला हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। जहां भी कोना निकला हुआ रहे, देखो जब एंगल बेटा ऐसे बनता है नॉर्मल, तो कोई बात नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एंगल ऐसे बनता हो, ये कोना निकला हुआ, देख रहे हो यहाँ पे ये कोना निकला है, तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 + 60 मिला के 150 डिग्री हो गए, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 150 माइनस कर दो तो 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। टोटल 180 होता है ना, तो 180 में से 150 माइनस कर दिया, 30 डिग्री आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 9/0.003 विल बी, 9 में 0.003 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 9/0.003। अब ये 3 प्लेस इधर किसका आना है, तो यहाँ 1 2 3 प्लेस इधर किसका देंगे, तो 9000/3, तो ये 3000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अर्पिता स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम रायपुर ऑन 15th January 2021 at 9:45 AM and reached Gorakhpur in the evening at 4:50 PM on 17th January 2021. Find the total duration of the journey. अर्पिता ने रायपुर से 15 जनवरी 2021 को प्रातः 9:45 बजे रेलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की तथा 17 जनवरी 2021 को 4:50 बजे शाम में गोरखपुर पहुंची, तो यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। देखो 15 जनवरी को वो सुबह निकल रही है बेटा, ऐसे सोचो, ये है 15 तारीख, और 15 तारीख को सुबह निकल रही है 9:45 AM पे। ठीक, वो पहुंच कब रही है, अच्छा देखो ऐसे सोचो, 15 तारीख को 9:45 पे, फिर 16 तारीख का भी 9:45 होगा, यानी 24 घंटे हो गए, दो सेम टाइम के बीच 2 दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा हो गया। फिर ये कह रहा है 17 जनवरी को भी सुबह 9:45 पे, तो ये कितना हो गया, देखो 24 घंटा ये हो गया, 24 घंटा ये हो गया, यानी 17 तारीख को 9:45 पे टोटल 48 घंटे हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं,
कह रहा है कि 4:50 शाम को ये पहुंचती है। तो भाई अभी तो हम सुबह है ना, 9 सुबह पे हैं, यानी कि सुबह वाले टाइम पे हैं। 9:45 ये हो रहा है, वो पहुंचती कब है? शाम को पहुंचती है। और कब? वो भी कब पहुंच रही है? 4:50 बजे। तो सोचो बेटा 4:50 बजे। अब यहां से तुम कैसे निकालोगे? देखो 48 घंटे हो चुके हैं, ध्यान रखना। 9:45 हो रहा है, 5 मिनट और ऐड कर दो तो 9:50 हो जाएगा। ठीक, यानी 48 घंटा प्लस 5 मिनट हो चुका है। अब देखो 9:50 से 10:50, 11:50, 12:50, 3 घंटा ये हो गया। 1:50, 2:50, 3:50, 4:50, यानी 4 घंटा ये हो गया। तो 4 3 7, 7 घंटा ये हो गया। तो 48 घंटा प्लस 7 घंटा और प्लस 5 मिनट इधर था, तो 48 7 55 घंटे और 5 मिनट। ऑप्शन ए। ऐसे जोड़ोगे तो आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए देखो मुझे यहाँ पे 5 मिनट ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? मैं ऐसे भी कर सकता था नॉर्मल घटा करके, लेकिन नॉर्मल घटाओगे तो टाइम लगेगा। ये 4:50 लास्ट टाइम है, इसीलिए 45 को 50 बनाने के लिए 5 मिनट ऐड कर दिया। लास्ट देखो, लास्ट नहीं मतलब 2-3 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन और है बेटा। खत्म ही होने वाला है बस, हाँ खत्म होने वाला है, 3 क्वेश्चन और है। एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इन डेसिमल। 5.45 गुणे 10/4 तथा 8.54 के अंतर को दशमलव में व्यक्त करें। पहले तो 10 में 4 का भाग दो, पहले तो ये सॉल्व होगा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो 5.45 इंटू हो जाएगा, 10 में 4 का भाग दोगे तो 2.5, और ये चीज हमारे पास है तो -8.54। ये गुणा करोगे तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौके 100 और 12 हो गया 112, और हासिल हो गया आपका 11, और 25 पंजे 125, 126, 136 हो गया, और ये 3 अंकों के बाद 13.625 माइनस 8.54, तो 13 में से 8 घटा दिया बेटा, ये हो जाएगा हमारा ये सही आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम ₹70 to 87.5, व्हाट परसेंट इंक्रीज इज दिस? मतलब 70 से बढ़ करके कोई प्राइस हो जाता है 87.5, तो कितना ये बढ़ा बेटा? ये 17.5 रुपया बढ़ा। परसेंटेज देखें तो 17.5 बढ़ा है 70 के ऊपर, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 0 से 0 तो खत्म हो गया, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 पंजे 35, तो 2.5 और गुणे 10 यानी कि 25% की वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन। आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन टेक टू क्रॉस ए 700 मीटर ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 700 मीटर पुल पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है? देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों लंबाई जोड़ लेते हैं, तो 700 और प्लस 200 कितना हो गया? 900 हो गया कि नहीं? 900 ये पूरी लंबाई हो गई, पुल और रेलगाड़ी की लंबाई, टोटल लंबाई मिलकर के हो गई बेटा 900 मीटर। रेलगाड़ी की स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं मास्टर, बिल्कुल ठीक है। तो 108 को 5/18 से गुणा कर लो, 18 6 का 108, 6 पंजे 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। क्यों बदला? क्योंकि भाई डिस्टेंस हमारा मीटर में है, इसीलिए बदलने की जरूरत पड़ी, है ना। अब लेट्स कैलकुलेट द टाइम। टाइम कैलकुलेट करोगे तो वी नो दैट द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका है 900 और स्पीड है 30, तो 30 × 90 यानी कि 30 सेकंड उसको लगेगा ये टोटल क्रॉस करने में। ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। देखा बेटा कितनी आसानी से हमने लगभग 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, वो भी तब मैं जब मैं तुमको समझाते हुए चल रहा था, वो भी दोनों मीडियम का सॉल्व करवाया। देखो इंग्लिश का नहीं करवाया होता या हिंदी का नहीं करवाया होता तो 40-45 मिनट में हो जाता पूरा पेपर, है ना। तो थोड़ा मोटिवेशन लो और इस स्पीड से करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में जितनी स्पीड लाओगे, जितनी तेजी दिखाओगे, उतना ही अच्छे से कर लोगे तुम। लेकिन घबराना नहीं है, ये नहीं कि स्पीड के चक्कर में तुम घबरा करके इधर उधर गलती कर दिया, तो ये सब नहीं करना है, थोड़ा धैर्य रखना है। और ये सब पेशेंस कहाँ से आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देखो और मॉक टेस्ट दो और रैंकिंग देखो अपनी, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि भाई अभी घर पे लगा रहे हो तो ठीक लग रहा है कि हाँ हम ही राजा हैं, हम ही को सब कुछ आता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कि और भी बच्चे और अच्छा कर रहे हैं। तो एक बार रैंकिंग तुम्हारी दिखेगी, पता चलेगा कौन सा सेक्शन कमजोर है, तो उस पर आप काम कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट जरूर से इनरोल करो। ये द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे।
एग्जाम को देखते हुए हमने प्राइसेस बहुत कम कर दिए बेटा। तो आप एक काम कर सकते हो, एग्जाम 50, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, एग्जाम 50 कूपन कोड का यूज कर सकते हो, EXAM 50, एग्जाम 50 कूपन कोड का यूज करोगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा आपको सारे कोर्सेज पे। तो आप ये इन कोर्सेज में इनरोल कर लेना। एक बार मॉडल पेपर भी है, मॉक टेस्ट भी है, जरूर से देखना। इनरोल करो, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो। और न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। तो अगर आपके भाई बहन नए बैच के लिए तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय फिर सैनिक स्कूल के लिए, तो वी आर हियर फॉर यू। हमेशा हमेशा की तरह हम उन बच्चों की भी तैयारी करवाएंगे, अच्छे से ढंग से करवाएंगे, अंत तक छोड़ के आएंगे जैसा कि तुम्हारी करवा रहे हैं तैयारी। तो जरूर से रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ये कोर्स जरूर से रिकमेंड करें। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।